तो स्वागत है आप सभी का ज्ञापन एकेडमी के इस नए लेटेस्ट और धमाकेदार वीडियो में। फाइनली क्लास 10th यानी कि कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट और एक अमृत के समान साबित होने वाला है। क्योंकि अगर आप 10th क्लास के नॉन हिंदी 10th क्लास वाले जितने भी उर्दू वाले स्टूडेंट हैं ना, उनको जो हिंदी पढ़ना है वो 8th क्लास का हिंदी चलता है जिसका नाम है किसलय हिंदी, और उसी को क्या कहते हैं हम लोग, नॉन हिंदी या फिर अहिंदी कहते हैं। तो जिन भी स्टूडेंट का 10th क्लास में उर्दू सब्जेक्ट है उनको कौन सा हिंदी पढ़ना है, तो नॉन हिंदी यानी कि किसलय हिंदी पढ़ना है। और अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ रखा है, क्योंकि मात्र 10-11 दिनों में आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, कुछ ही दिनों में आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, और आपने कोई भी 10th क्लास के नॉन हिंदी का चैप्टर नहीं पढ़ रखा है, तो आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए अमृत के समान साबित होने वाला है। मैं स्टार्टिंग में ही बोली, काफ़ी इम्पॉर्टेंट, काफ़ी एनर्जी भरी और काफ़ी मस्ट पावरफुल साबित होने वाला है। इस एक वीडियो से 10th क्लास के नॉन हिंदी का पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाने वाला है। क्योंकि 10th क्लास के नॉन हिंदी के बुक में जो टोटल जितना भी चैप्टर है, सारे के सारे चैप्टर का आज के इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव हम लोग कवर कर लेने वाले हैं। यानी कि पूरे किताब के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का निचोड़ वाला ये वीडियो है आज का। तो सोच लीजिएगा, आज के इस वीडियो को जब आपने स्टार्ट कर दिया है तो एंड जब तक नहीं होता है तब तक लगातार बिना स्किप किए देखना है, और पूरे 10th क्लास के नॉन हिंदी यानी कि अहिंदी के किताब का सारा ऑब्जेक्टिव कवर कर लेना है। लगातार देखते चलना है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। और बीच बीच में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों के एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, वो सब कुछ मैं बताते चलूँगी। सो आर यू रेडी ऑल माय डियर स्टूडेंट? तो आप सभी लोग मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग मन में सोच लीजिएगा कि आपके हिसाब से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्या सही ऑप्शन होना चाहिए, और मैं सही आंसर बताऊंगी। आप लोग मिलाते चलिएगा और देखते हैं कि आप सभी लोग कितना क्वेश्चन सही कर पाते हैं और कितना गलत होता है। और जो स्टूडेंट एक भी चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हर एक क्वेश्चन का आंसर बताने के साथ साथ मैं आपको समझाते हुए भी चलूँगी। तो जिनका चैप्टर कंप्लीट है ऑलरेडी पहले से और जिनका कुछ भी नहीं कंप्लीट है, सभी लोगों का स्वागत है। चलिए आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी के लिए आज का ये वीडियो काफ़ी पावरफुल साबित होने वाला है। हो सके तो आप लोग अपने एग्ज़ाम के जिस दिन नॉन हिंदी का एग्ज़ाम है उसके एक दिन पहले भी ये वीडियो देख कर जाइएगा। एक बार में पूरा संपूर्ण रिवीजन पूरे किताब के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हो जाएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक कर दीजिए। क्या आपने वीडियो को लाइक किया है? क्या आपने वीडियो को लाइक किया है बताइए। नहीं किया है ना, तो एक बार वीडियो को लाइक कीजिए तुरंत। और जो लोग चैनल पर नए नए आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। क्या करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब, ताकि हर रोज आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको क्या करना है, धीरे से वीडियो को शेयर कर देना है और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना है, शेयर टू ऑल लिखना है, चारों तरफ वीडियो को शेयर करना है। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गो टू स्टार्ट। सबसे पहले 10th क्लास के नॉन हिंदी का पहला जो चैप्टर है, पहले चैप्टर का क्या नाम है, तो तू जिंदा है तो। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीं पर। ये हर एक चैप्टर 10th क्लास के नॉन हिंदी का मैं पढ़ा चुकी हूँ। अगर पढ़े नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि आप लोगों को पढ़ लेना चाहिए। अब पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है, अब पढ़ने का भी समय नहीं है। तो चलिए ऑब्जेक्टिव करते हैं। चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहला सवाल, तो सवाल है कि तू जिंदा है तो किस विधा की रचना है। तो ये तू जिंदा है तो ये क्या है बताइए। तो क्या ये एकांकी है? नहीं। आप लोग कहेंगे नहीं मैम ये एकांकी नहीं है। क्या ये निबंध है? तो नहीं मैम निबंध भी नहीं है। क्या ये कहानी है? तो नहीं। ऑप्शन नंबर ए कविता इज द करेक्ट आंसर। तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ये क्या है? एक कविता है। फटाफट हम लोग आगे बढ़ेंगे और थोड़ा आप सभी लोग अपने हिसाब से आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा। चलिए बताइए। दूसरा सवाल है कि तू जिंदा है तो कविता में जीवन का कौन सा दृश्य प्रस्तुत है। ए में है गहरे जीवन के राग का, बी में उत्साह का, सी में गहरे जीवन के राग एवं उत्साह का, और डी में इनमें से कोई नहीं। आप लोग कहेंगे मैम ये इतना आसान सवाल पूछ दिया गया है। तो जिंदा है तो ये गहरे जीवन के राग और उत्साह के दृश्य को प्रस्तुत कर रहा है। यानी कि गहरे जीवन के राग और उत्साह को बता रहा है कि जीवन में कुछ करिए, कुछ बनिए,
अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अपने जीत में यकीन कर, अपने सफलता पर यकीन कर कि तुझे एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। कवि शंकर शैलेंद्र तू जिंदा है तो कविता में देशवासियों को क्यों संगठित होने की बात करते हैं। ये जो शंकर शैलेंद्र है ना, तू जिंदा है तो इस कविता के लेखक हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कवि हैं। तो ये इस कविता में देशवासियों को क्यों संगठित होने की बात करते हैं। ए में है आज़ादी प्राप्ति के लिए, बी में है जुलूस निकालने के लिए, सी में है धरती को स्वर्ग जैसा सुंदर बनाने के लिए। तो ऑफकोर्स ऑप्शन नंबर सी, धरती को स्वर्ग जैसा सुंदर बनाने के लिए जो शंकर शैलेंद्र हैं वो देशवासियों को संगठित होने की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि मनुष्य को कैसा जीवन जीने की प्रेरणा देता है। तो कवि जो है ना मनुष्य को हौसले और उत्साहपूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं कि तू जिंदा है तो कविता में जीवन के किस पक्ष का वर्णन किया गया है। तो ऑफकोर्स आशावादी, यानी कि आप अपने ज़िंदगी के साथ एक आशा, एक उम्मीद लेकर चलिए कि आपको जीत ज़रूर मिलेगी। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी आशावादी। आगे बढ़ते हैं। तू जिंदा है तो किसके द्वारा रचित है। आप लोग कहेंगे मैम आपने अभी तो बताया, शंकर शैलेंद्र द्वारा रचित है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मैं कहूँगी वेल डन, बहुत बढ़िया, आप सभी लोग आंसर लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का इसी बात पर आंसर बता दीजिए। चमन का क्या अर्थ होता है। तो चमन का अर्थ होता है फुलवारी। ये तो एकदम हलवा सवाल। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उर्दू तो खैर आप उर्दू के स्टूडेंट हैं तो उर्दू के बारे में थोड़ा बहुत तो नॉलेज होगी। चमन का अर्थ क्या होता है, फुलवारी। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 कि कौन सी कविता गहरे जीवन राग और उत्साह को प्रकट करती है। तो तू जिंदा है तो यही कविता तो गहरे जीवन के राग और उत्साह को प्रकट करती है। हमारे कारवां को किसका इंतजार है। तो हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है। ऑप्शन नंबर सी। पूरी कविता में अगर आप लोग पढ़े नहीं हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव कर लीजिए। हालांकि अगर आप कविता पढ़ेंगे तो उसी में है कि हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है। तो जिंदा है तो जिंदगी की, यहाँ पर क्या रहेगा, खाली जगह को भरना है, जीत में यकीन कर। तो जीत देखिए कौन से ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, ये गम की ओर 4 दिन, ये सितम की ओर 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन। ठीक, नई सुबह के संग तुझे मिली नई उम्र, अगर नई उम्र, अच्छा यहाँ पर खाली जगह को भरना है, मैंने तो पहले ही आंसर बता दिया, उम्र रहेगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं। स्वराज्य का अर्थ क्या होता है। तो स्वराज्य का अर्थ होता है अपना राज्य, स्वराज्य यानी कि अपना राज्य। तुम अपने सुकर्म से पृथ्वी पर डॉट डॉट ला सकते हो, क्या ला सकते हो। तो ऑप्शन ए में है नरक, बी में स्वर्ग, सी में चांद और डी में है तारे। तो तुम अपने सुकर्म से, अपने अच्छे कर्म से पृथ्वी पर स्वर्ग ला सकते हो। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कैसा व्यक्ति जिंदा माना जाता है। तो वैसा व्यक्ति जो स्वाभिमानी हो। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सुबह शाम आकाश का रंग कैसा होता है। ये तो बच्चे बच्चे जानते हैं कि लाल होता है। सुबह शाम अगर आप देखेंगे तो आकाश का रंग लाल। सुख दुख दोनों में एक समान रहने वाले आकाश को देखकर पृथ्वी हो जाती है, क्या हो जाती है। ए में है व्यथित और बी में है आनंदित। तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी आनंदित हो जाती है। कमल की कोमल डंठल को क्या कहते हैं। ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मृणाल कहते हैं। हालांकि इसके अलावा अगर मैं बता दूं, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ ही है। थोड़ा यहाँ पर आप लोगों को बता दूं ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर A1 इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 2, ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं जो कि बीच बीच में आपको मैं बता भी दे रही हूँ। चमन का अर्थ क्या होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं जरा और देखते हैं क्या है। और ये भी सवाल पूछा गया है, किधर गया, तू जिंदा है तो जिंदगी की डॉट डॉट में, लेकिन खाली जगह को भरने के लिए इतना आसान सवाल कभी कभी जब एग्जामिनर खुश होता है ना तो आसान सवाल पूछ लेता है, लेकिन जब गुस्सा में होता है, झगड़ा हुआ रहता है उसको घर पे, तब पूरा आप लोगों का पसीना छुड़वा देगा। आप बताइए यहाँ पर
18 का सही आंसर क्या होगा? हमारा मैं पढ़ रही हूँ। 1000 भेष धर के आई, क्या करके आई? तो 1000 भेष धर के आई, मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न छल सकी, चली गई वो हार कर। पंक्ति किस कविता से ली गई है? ए में है तू जिंदा है, तो बी में कर्मवीर, सी में है बच्चे की दुआ और डी में है बिहारी के दोहे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ये जो कविता है, ये जो पंक्ति है, ये तू जिंदा है तो इसी कविता से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 19 कि विनाश के बाद क्या होता है? तो विनाश के बाद ऑप्शन ए में है केवल अवशेष बचता है, बी में है सभी सुखी हो जाते हैं, सी में है विध्वंस होता है और डी में है नव निर्माण होता है। तो जी हाँ, नव निर्माण होता है, यानी कि फिर से एक नया निर्माण होता है। लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 का कि जमी के पेट में क्या पली है? तो जमी के पेट में पली है आग और जलजले। ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी दोनों हो जाएगा। अब चैप्टर नंबर 2 आ रहा है आप सभी के स्क्रीन के ऊपर, ये रहा, क्लास 10th नॉन हिंदी ऑब्जेक्टिव चैप्टर 2। प्रेमचंद्र द्वारा रचित पाठ है। मैं कहूँगी कि प्रेमचंद्र द्वारा जो रचित पाठ है ना, वो है ईदगाह। ऑप्शन नंबर सी, जो आप लोगों के सिलेबस में दिया गया है। महमूद ने कौन सा खिलौना खरीदा? तो महमूद खरीदता है सिपाही। नेक्स्ट क्वेश्चन कि रमज़ान के कितने दिनों के बाद ईद का त्यौहार आता है? तो 30 दिनों के बाद। 30 रोज़े हम लोग रखते हैं, उसके बाद से इसी रोज़े रखने की खुशी में हम लोग ईद मनाते हैं। खंजरी किसने ली थी? तो खंजरी सम्मी ने ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि नमाज ख़त्म होने के बाद लोग क्या कर रहे थे? तो नमाज ख़त्म होने के बाद लोग एक दूसरे से गले मिल रहे थे। ए इज़ द करेक्ट आंसर। ईदगाह कहानी के रचयिता कौन है? तो प्रेमचंद है। डी इज़ द करेक्ट आंसर। अब फिर अगला सवाल है यहाँ पर कि हामिद ने कितने पैसे का खिलौना खरीदा? तो हामिद जो रहता है वो 3 पैसे का खिलौना, क्या वो खिलौना खरीदता है? नहीं, वो खरीदता है चिमटा। ये भी सवाल इम्पोर्टेंट है, देखिए आगे पूछा गया है। खिलौने किस चीज़ के बने थे? तो खिलौने जो थे वो मिट्टी के बने हुए थे। अगर गिर जाए तो टूट भी सकते थे, पानी पड़ जाए तो वो पिघल भी सकते थे। मोहसिन के पास कितने पैसे थे? तो मोहसिन के पास कुल 15 पैसे थे। और फिर महमूद के पास कितने पैसे थे? ये दोनों सवाल इम्पोर्टेंट है, पूछा हुआ है। और इसका सही आंसर क्या होगा? 12। महमूद के पास 12, मोहसिन के पास 15। कैसा जीवन बच्चों को बचपन में वयस्क की तरह सोचने के लिए मजबूर कर देता है? तो कैसा जीवन, आप बताइए। अभावग्रस्त जीवन जो है ना, बच्चों को वयस्क की तरह सोचने पर मजबूर कर देता है, बड़े लोगों की तरह सोचने पर मजबूर कर देता है। हामिद की दादी का नाम क्या था? आप लोग कहेंगे मैम हामिद की दादी का नाम अमीना था, तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की ईदगाह कहानी वंचित बचपन की परिस्थितियों पर किस ढंग से टिप्पणी करती है? तो वो मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कथा सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है? तो जाना जाता है प्रेमचंद को कथा सम्राट के नाम से। अभावग्रस्त बच्चे में किस तरह का सोच पैदा किया गया है? तो वयस्क की तरह सोच पैदा किया गया है, यानी कि एक छोटा बच्चा है वो वयस्क यानी कि बड़े लोगों की तरह सोच रहा है। क्यों? क्योंकि उसका जो बचपना है वो अभावग्रस्त है, यानी कि चीज़ों को, पैसों का अभाव, जिसकी वजह से वो बचपन में ही बड़े लोगों की तरह सोच रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि चुनौती बच्चों को क्या बना देती है? तो चुनौती जो है ना, बच्चों को परिपक्व बना देती है। बच्चों को पहले से ही, मतलब बच्चे जो होते हैं ना, वो बड़े लोगों की तरह सोचते हैं, वो समझदार हो जाते हैं बचपन में ही। ठीक है। ईदगाह कहानी आधारित है किन चीज़ों पर आधारित है? तो ईदगाह कहानी जो है ना, ये बाल मनोविज्ञान पर आधारित है, यानी कि चाइल्ड साइकोलॉजी पर ये आधारित है, बाल मनोविज्ञान। हामिद खिलौने की जगह अपनी दादी के लिए क्या खरीद कर लाता है? तो वो लाता है अपना सबसे ज़बरदस्त खिलौना चिमटा। ऑप्शन नंबर सी, जो कि सभी खिलौनों का सबसे हीरो ये होता है, चिमटा इसका। बोलता है कि मेरा तो खिलौना एकदम सभी खिलौने से दी बेस्ट है। अमीना अपनी कोठरी में बैठी क्या कर रही थी? हंस रही थी, सो रही थी, रो रही थी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी, वो रो रही थी। अगला सवाल है कि ईदगाह कहानी की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? तो ईदगाह कहानी की मुख्य विशेषता है अभाव और चुनौतियां बच्चों को परिपक्व बना देती हैं, यही इस कहानी की मुख्य विशेषता है।
और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की मेले में हामिद ने क्या खरीदा। तो हामिद आप लोग जानते हैं बड़ा ही शरीफ और बड़ा ही समझदार बच्चा रहता है और ये खरीदता है चिमटा। बी इज़ द करेक्ट आंसर। हामिद ने चिमटा खरीदा। और सम्मी ने क्या खरीदा। तो सम्मी ने खंजरी खरीदा। अगला सवाल है कि मोहसिन ने क्या खरीदा। तो मोहसिन जिसके पास 15 पैसे रहते हैं वो खरीदता है भिश्ती। और आप लोग ज़रा बताइए तो भिश्ती किसे कहते हैं, भिश्ती किसे कहते हैं। आप लोग को पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। तब तक हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। नूरे ने मेले में से क्या खरीदा। नूरे जो है ना वो मेले में से वकील खरीदता है जो मिट्टी का बना हुआ रहता है। मुहर्रम किस तरह का त्यौहार है। तो ये जो मुहर्रम है ना ये गम का त्यौहार है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। मुहर्रम गम का त्यौहार है। त्यौहार भी आप नहीं कह सकते, गम का एक महीना। गांव का ईदगाह कितने कोस दूर था। तो जो ईदगाह था ना वो लगभग लगभग 3 कोस दूर था। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। मोहसिन मेले में से कौन सी मिठाई खरीदता है। तो मेले में से वो रेवड़िया खरीदता है जिसे देखकर हामिद के मुंह में पानी आने लगता है। ऑफ कोर्स जो फेवरेट चीज़ होता है उसको देखकर मुंह में पानी आ ही जाता है। कौन सी कहानी वंचित बचपन की परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है। तो ईदगाह कहानी। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल न डरना। यह पंक्ति किस कहानी से ली गई है। तो ये ईदगाह कहानी से ली गई है। हामिद ही कहता है अपनी दादी को कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, तुम बिल्कुल न डरना। हामिद की दादी का क्रोध बदल गया किस चीज़ में। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। स्नेह में, यानी कि उसका जो क्रोध है गुस्सा वो प्यार में बदल जाता है, स्नेह में बदल जाता है। अब यहाँ पर तो चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं चैप्टर नंबर 3। रेडी, चलिए देखिए सबसे पहला सवाल है कि कर्मवीर की क्या पहचान है। कर्मवीर की पहचान क्या है। तो जो कर्म के प्रति निष्ठा रखते हैं ना उन्हें कर्मवीर माना गया है। यानी कि उनके लिए उनका कर्म ही सब कुछ है। ठीक है, जो कर्म के प्रति निष्ठा रखते हैं यही है कर्मवीर की पहचान। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नाम ही में कर्मवीर, कर्म के भी वीर होते हैं। कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति की क्या करती है। तो व्यक्ति की सफलता का निर्धारण करती है। आप सफल होंगे कि नहीं ये आपके कर्म पर डिपेंड करता है। कर्म के प्रति निष्ठा यानी कि आप कितना अपने कर्म के प्रति निष्ठा रख रहे हैं यही चीज़ आपकी सफलता का निर्धारण करेगी। आप कितने शिद्दत के साथ अपना कर्म कर रहे हैं, अपने पढ़ाई कर रहे हैं, कितना अपने कर्म के प्रति निष्ठा रख रहे हैं, यही निष्ठा आपका रिजल्ट बताएगी कि आपका रिजल्ट क्या होगा, पास होगा या फिर फेल होगा। जितना आपका कर्म के प्रति निष्ठा होगा, आप अगर आपने फर्स्ट डिवीज़न के लायक तैयारी किया है तो फर्स्ट डिवीज़न के लायक होगा, सेकंड तो सेकंड आएगा आपका, थर्ड के लिए आपने थर्ड के लायक ही आपने निष्ठा रखा है, उसी के हिसाब से आपने कर्म किया है तो ऑफकोर्स आपका थर्ड आएगा। आगे बढ़ते हैं। कर्मवीर पाठ की विधा है। तो कर्मवीर क्या है, ये एक कविता है। उसके बाद से कर्मवीर पाठ के रचयिता कौन है, यानी कि लिखने वाले। तो ये भी बड़ा आसान सा सवाल पूछ दिया गया है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ये राइटर हैं, लेखक हैं। स्वयं को कर्मवीर सिद्ध करने के लिए क्या बनना होगा। अगर आप अपने आप को कर्मवीर साबित करना चाहते हैं तो क्या बनना होगा। तो कर्तव्यनिष्ठ बनना होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। डॉट डॉट यानी कि खाली जगह के द्वारा मनोवांछित लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है। किसके द्वारा। तो परिश्रम के द्वारा आप मनोवांछित आपका जो भी लक्ष्य है उसकी प्राप्ति कर सकते हैं। कर्मवीर शीर्षक कविता किस भाषा में लिखी गई है। एक मिनट, ये क्या हो गया, आ जा तू। हाँ, तो कर्मवीर शीर्षक कविता ये किस भाषा में लिखी गई है। आप लोग जानते हैं कि ये जो कविता है ये लिखी गई है खड़ी हिंदी में। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला सवाल है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कविता है, कौन सी कविता है। तो कर्मवीर, सी इज द करेक्ट आंसर। सभ्यता एवं संस्कृति के रक्षक और निर्माण करता है, कौन है। तो कर्मवीर ही हैं जो कि सभ्यता एवं संस्कृति के रक्षक और निर्माणकर्ता माने जाते हैं।
कर्मवीर पर्वतों को काट कर क्या बना देते हैं? तो पर्वतों को काट कर सड़कें बना देते हैं वे। तो ऑप्शन नंबर बी, सड़क लगा दीजिए धीरे से। कौन सी कविता बताओ जो जूझते हुए उन कर्मशील लोगों की बात करती है जो सभ्यता संस्कृति का निर्माण करते हैं? तो वही है कर्मवीर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। लोहे के चने चबाने, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ए में है बहुत गुस्सा होना, बी में है खुशी मनाना, सी में है कड़ी मेहनत करना और डी में है शर्मिंदा होना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कड़ी मेहनत करना, यानी कि लोहे के चने चबाना। देखकर बाधा विविध बहु विघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख दुख भोग पछताते नहीं। प्रस्तुत पंक्ति किससे ली गई है? तो कर्मवीर इसी कविता से ली गई है। देखकर बाधा विविध बहु विघ्न घबराते नहीं है। कर्मवीर जो होते हैं ना, वो परेशानियों को देखकर घबराते नहीं है। आगे बढ़ते हैं। भूल कर कभी दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं, कौन ऐसा काम है कर जिसे वे सकते नहीं? किसको कहा गया है? तो कर्मवीर को ही कहा गया है। डी इज द करेक्ट आंसर। कर्मवीर भीड़ में क्या नहीं दिखाते? तो कर्मवीर जो होते हैं ना, ये भीड़ में अपनी चंचलता नहीं दिखाते, अपने आप को ज़्यादा बुद्धिमान और समझदार और इंटेलिजेंट नहीं दिखाते हैं कि मैं तो इस क्वेश्चन का या फिर इस चीज़ का ये चीज़ मैं जानता हूँ, वो चीज़ जानता हूँ। ये ज़्यादा अपने आप को बुद्धिमान भीड़ में नहीं बनते हैं, ये सिंपली नॉर्मल रहते हैं। चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना, काम पड़ने पर जो करे शेर का भी सामना। तो ये जो पंक्ति है, एक मिनट, इस पंक्ति में खाली जगह दिया गया है। काम पड़ने पर करे जो, यहाँ पर शेर रहेगा, शेर का भी सामना। तो देखिए कौन से ऑप्शन में दिया गया है शेर? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। धीरे से टिक करिए और आगे बढ़िए। कर्मवीर कांच को क्या करके दिखा देते हैं? तो कर्मवीर कांच को रतन बना करके दिखा देते हैं। हीरा किससे बनता है? ये भी सवाल इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है। तो वो कार्बन से बनता है। उसके बाद से कवि सैकड़ों मरुभूमि से क्या बहा देने की बात करता है? तो सैकड़ों मरुभूमि से नदियाँ बहा देने की बात करता है। उज्ज्वल का क्या अर्थ है? उज्ज्वल का अर्थ होता है चमकीला। ये तो आप लोग जानते ही होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ तो खैर चैप्टर नंबर 3 कर्मवीर कंप्लीट हो गया। अब चैप्टर नंबर 4 क्या है? तो बाल गोविंद भगत। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कि बाल गोविंद भगत किस विधा की रचना है? ये क्या है? तो ये एक रेखा चित्र है। बाल गोविंद भगत के रचनाकार कौन है? तो बाल गोविंद भगत के रचनाकार यानी कि लिखने वाले राम वृक्ष बेनीपुरी हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाल गोविंद भगत के कितने बेटे थे? तो भाई उनका एक ही बेटा था और वो भी उतना समझदार ये नहीं था। कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? याद रखिएगा, ये बड़ा ही फेमस सवाल है। कलम का जादूगर राम वृक्ष बेनीपुरी जी को ही कहा जाता है। बी इज द करेक्ट आंसर। बाल गोविंद भगत पेशे से क्या थे? तो मैं कहूँगी कि बाल गोविंद भगत जो थे ना, वो पेशे से संत थे, संत। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बाल गोविंद भगत की उम्र क्या थी? तो उनकी उम्र जो थी, किधर गया ये 5 का ऑप्शन नंबर, सॉरी संत में बोल दी। हाँ, ये दोहे तो पढ़ते थे, मतलब साधु जैसा आप कह सकते हैं, लेकिन ये पेशे से पूछा गया है, पेशे से गृहस्थ थे। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, गृहस्थ होगा। ठीक है। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 6 कि बाल गोविंद भगत की उम्र थी, उनका उम्र कितना हो सकता है? 60 वर्ष, लगभग 60 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बाल गोविंद भगत कबीर को क्या मानते थे? देखिए कबीरदास को मानते थे, ठीक है, साधु वगैरह आप कह सकते हैं, कबीर को बहुत ज़्यादा मानते थे और ये जो सुर ताल लगा कर गाना गाते थे ये सब तो था, लेकिन ये संत नहीं कहेंगे, पेशे से ये गृहस्थ थे, याद रखिएगा। और बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे। देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था? तो उनका बेटा सुस्त था, उतना ज़्यादा चालाक और समझदार नहीं था। बाल गोविंद भगत किसे अपना आदर्श मानते थे? तो बाल गोविंद भगत जो हैं वो कबीर दास को ही अपना आदर्श मानते थे, कबीर को वो साहब मानते थे। बाल गोविंद भगत कबीर को साहब क्यों मानते थे? तो वो कबीर को साहब इसलिए मानते थे, बताइए।
ए में बचपन के दोस्त थे इसी वजह से, बी में साथ में पढ़े थे, सी में कबीर के पुजारी थे, और डी में कबीर के आदर्शों पर चलते थे। तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, यही मेन रीजन है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का उत्कर्ष देखा गया, कब देखा गया? बेटे की मृत्यु के दिन देखा गया था। बाल गोविंद भगत की पतोहू कैसी थी, यानी कि उनकी पतोह कैसी थी? तो सुशील थी भाई। उसके बाद से बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या करने लगे? रोने लगे, हंसने लगे, गाने लगे? तो ऑफकोर्स वो गाने लगे थे, गाना गाने लगे थे, और सभी को बोल रहे थे कि इसमें रोने वाली कोई बात नहीं है, ये तो खुशियाँ मनाने का समय है कि आत्मा परमात्मा से मिल गई। बेटे के मरने के बाद पशुओं के, देखिए पशुओं यहाँ पर पतोहू के पास, पतोहू के पास जाकर बाल गोविंद भगत क्या बोले? तो उन्होंने कहा था कि उत्सव मनाने का ये समय है कि आत्मा परमात्मा से जाकर मिल गई। बाल गोविंद भगत हर वर्ष 30 कोस पैदल चलकर कहाँ जाते थे? तो हर वर्ष 30 कोस दूर पैदल चलकर गंगा स्नान के लिए जाते थे। बाल गोविंद भगत अपने प्रेमी मंडली के साथ इतना आनंद विभोर हो जाते कि खंजड़ी बजाते बजाते वो क्या करते थे? तो नाच उठा करते थे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बाल गोविंद भगत के बेटे को मुखाग्नि किसने दी? तो उनकी जो बहू रहती है ना, वो अपने पतोह से ही, यानी कि अपने पतोहू से ही मुखाग्नि दिलवाते हैं। अंतिम संस्कार वगैरह जो होता है। बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ कब शुरू होती थी? तो उनकी प्रभातियाँ कार्तिक माह में शुरू होती थी। फेमस क्वेश्चन है, याद रखिएगा। गर्मियों में उनकी संज्ञा उमस भरी शाम को भी डॉट डॉट कर देती है, तो उमस भरी शाम को भी शीतल कर देती हैं। उसके बाद से इस चैप्टर नंबर 4 का लास्ट सवाल कि बाल गोविंद भगत कितने कोस दूर पैदल चलकर गंगा स्नान के लिए जाते थे? तो ऑफकोर्स 30 कोस दूर पैदल चल के वो गंगा स्नान के लिए जाते थे। अब हम लोग बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 5 की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो देखिए एक बहुत गलत बात है, वीडियो को अभी आप लोग तुरंत लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो लोग चैनल पर नए नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। सो नाउ चलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पर, चैप्टर नंबर 5। देखिए सबसे पहला सवाल चैप्टर नंबर 5 का कि हुंड्रू का जलप्रपात किस राज्य में? हुंड्रू के जलप्रपात चैप्टर नंबर 5 का नाम है और उसी से सवाल है। तो हुंड्रू का ये जो जलप्रपात है, झरना, ये आपको पता होगा ये झारखंड में है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। दूसरा सवाल है कि हुंड्रू का जलप्रपात किस विधा की रचना है? ये क्या है आखिर? तो ये कि यात्रा वृत्तांत है, घूमने के लिए गए थे लेखक और हुंड्रू के जलप्रपात के बारे में लिखते हैं। हुंड्रू का जलप्रपात झारखंड राज्य के किस जिले में है? तो छोटा नागपुर, ये तो स्टार्टिंग में ही लिखा गया है, छोटा नागपुर स्वर्ग का एक टुकड़ा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कि रांची हुंड्रू का पानी निरंतर संघर्ष के साथ चट्टान पर गिरता हुआ मानो डॉट डॉट की सृष्टि करता है? तो मानो इंद्रधनुष की सृष्टि करता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऐसा लगता है कि इंद्रधनुष वो बना रहा है। लेखक इस पाठ में किस कारखाने के बारे में व्याख्या किए हैं? तो वो कोयले के कारखाने के बारे में बताए हैं। ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हुंड्रू का जलप्रपात पाठ के लेखक कौन है? तो लिखने वाले पता होना चाहिए, कामता प्रसाद सिंह काम है। ठीक है। उसके बाद से छोटा नागपुर लेखक की सृष्टि में क्या है? तो छोटा नागपुर ये जो है ना, लेखक के सृष्टि में स्वर्ग का एक टुकड़ा है। क्वेश्चन नंबर 8 कि रांची से डॉट डॉट मील की दूरी पर स्थित है हुंड्रू का जलप्रपात। कितने मील की दूरी पर? तो वो है 27 मील की दूरी पर। ऑप्शन नंबर सी। हुंड्रू का जलप्रपात में किस संस्कृति का वर्णन है? तो आदिवासी संस्कृति का वर्णन है। डी इज द करेक्ट आंसर। सारा का सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पुरुलिया रोड से हुंड्रू की दूरी कितनी है? तो पुरुलिया रोड से हुंड्रू की दूरी 13 मील की है। ठीक है। अगला सवाल कि रांची से पुरुलिया वाली सड़क मिलती है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 14 मील। ठीक है। हुंड्रू का जलप्रपात ऊंचा है। ऑप्शन ए में है 223 फीट, फिर 233, 243, 253। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 243 फीट ऊंचा है वो। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हुंड्रू का झरना पत्थर पर गिरने के बावजूद भी कितनी ऊंचाई तक उठता है? तो पत्थर पर ऊपर से नीचे गिरता है और फिर टकरा कर फिर ऊपर उठता है 20 फीट की ऊंचाई पर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। हुंड्रू के जलप्रपात के पास किसने बंगला बनवाया है?
तो जिला बोर्ड ने बंगला बनवाया है, लेकिन वहाँ पर और भी सारे दुकानें हो जाती तो बहुत ही अच्छा रहता। ये आप लोग के चैप्टर में बताया गया है। किंवदंती के अनुसार हुंड्रू से कितनी मील की दूरी पर कुछ लोगों ने हुंड्रू से भी कई गुने बड़े प्रपात को देखा है, तो वो है 7 मील की दूरी पर। स्वर्ण रेखा नदी के उद्गम स्थान से कितना मील दूर आगे आकर हुंड्रू का झरना मिलता है? ए में है 20 मील, बी में है 50, सी में है 60 और डी में है 100। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 50 मील की दूरी पर। ठीक है, 50 मील की दूरी पर आगे आकर हुंड्रू का झरना मिलता है। उसके बाद से स्वर्ण रेखा नदी कहाँ गिरती है? तो स्वर्ण रेखा ये जो नदी है ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, यानी कि मिल जाती है। स्वर्ण रेखा एक क्या है? तो अभी ये नदी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, बहुत बार पूछा गया है। हुंड्रू का जलप्रपात शीर्षक अध्याय में किसके प्रति विश्वास प्रकट किया गया है? तो वो आदिवासी संस्कृति के प्रति विश्वास प्रकट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 कि छोटा नागपुर के निवासी सादगी के अवतार और गरीबी की मूर्ति या पंक्ति किस पाठ की है? तो ये है हुंड्रू का जलप्रपात। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। दानी दान करता है तो गुमान करता है, पर युग युग से न जाने कितनी पानी या पहाड़ दान कर चुका है, पर इसको कोई अभिमान नहीं है। यह पंक्ति किस पाठ से संबंधित है? ए में है दीनबंधु निराला, बी में है चिकित्सा का चक्कर, सी में है हुंड्रू का जलप्रपात और डी में है ईदगाह। तो दानी दान करता है तो गुमान करता है, ये जो पंक्ति है ये आपको पता होना चाहिए, ये हुंड्रू के जलप्रपात से ही लिया गया है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है कि स्वर्ण रेखा नदी रांची, धनबाद, सिंहभूम एवं बालासोर जिलों से होकर कहाँ मिलती है? तो ये मिलती है बंगाल की खाड़ी में, जाकर वहीं पर मिल जाती है, गिर जाती है। उसके बाद से अभ्रक और कोयला खदानों का वर्णन किस पाठ में किया गया है? तो हुंड्रू के जलप्रपात नाम के पाठ में। उसके बाद से साध्य की पवित्रता एवं महत्ता तभी है जब उसका साधन भी महान हो। महान मंजिल पर पहुंचने के लिए मार्ग भी महान होने चाहिए। यह किनकी उक्ति है, किसने कहा है? तो ये महात्मा गांधी ने कहा है। ठीक है, मंजिल तक पहुंचने के लिए, महान मंजिल तक पहुंचने के लिए मार्ग भी महान होने चाहिए। 25 नंबर सवाल है कि लेखक को हुंड्रू के जलप्रपात के वातावरण की सुंदरता ऐसा मालूम होता है मानो हम डॉट डॉट के समीप पहुंच गए। किसके समीप पहुंच गए? तो मानो हम देवलोक के समीप पहुंच गए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर चैप्टर नंबर 5 तो कंप्लीट, 6 का चैप्टर नंबर स्टार्ट होता है। देखिए, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए प्रस्तुत पंक्ति किस कविता से ली गई है? तो मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, ये जो पंक्ति है ये ली गई है बिहारी के दोहे से। फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नल की अरु नल नीर की गति एक जैसी क्यों है? तो एक जैसी इसलिए है कि दोनों ही नीचे से ऊपर उठते हैं। ठीक है, सच्चा व्यक्ति कौन है? जो स्वार्थी हो, जिसका हृदय पवित्र हो, जो झूठा हो, जिसके मन में खोट हो। तो ऑफकोर्स सच्चा व्यक्ति वही है जिसका हृदय पवित्र हो। उसके बाद से मनुष्य डैश डैश है, यानी कि खाली जगह के पालन से श्रेष्ठ होता है। किसकी? तो मनुष्य जो है ना नम्रता के पालन से श्रेष्ठ बनता है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई काव्य पंक्ति है, ये क्या है? ये है बिहारी के दोहे के। ये पंक्ति काफ़ी इम्पोर्टेंट है, फेमस है, बहुत बार पूछा भी गया है। नाम से बड़ा क्या होता है? तो नाम से बड़ा गुड़ ही होता है। ऑप्शन नंबर ए, बाकी 3 ऑप्शन को देखने की ज़रूरत नहीं है। किसके दोहे गागर में सागर के समान है? तो ऑफकोर्स वो बिहारी साहब है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। बिहारी किस काल के कवि थे? ये भी सवाल इम्पोर्टेंट है। बिहारी जो है ना वो रीति काल के कवि थे। सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बिहारी के दोहे शीर्षक कविता में किस तरह के दोहे शामिल हैं? तो वो है सभी, यानी कि भक्ति, प्रेम और नीति परक, ये तीनों जो है ना दोहे शामिल हैं बिहारी के दोहे में। उसके बाद से मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोए जातन की झाई परे श्यामू हरि दुतित होए हरित दुती होए। तो बिहारी ने किन के वैभव का गुणगान किए हैं? तो वो जो है ना राधा के वैभव का गुणगान किए हैं।
राधा के बारे में बोल रहे हैं। किसे प्रेम के कवि के रूप में जाना जाता है, तो और कोई नहीं है, बिहारी जी ही हैं। इन्हें गागर में सागर, इनके दोहे गागर में सागर के समान होते हैं। ये प्रेम के कवि हैं रीति काल के। बड़े न हो जाए गुणन बिनु बिरद बढ़ाई पाए, कह दतुरे सो कनक कहनो गुड़ियो न जाए। काव्य पंक्ति किसकी है, तो बिहारी के दोहे की है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल कि कुमति का अर्थ क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, पूछा गया है। कुमति का अर्थ होता है, किधर गया, खराब बुद्धि। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। सुधि का अर्थ क्या है, सुधि का अर्थ होता है चेतना। सुधि का मतलब क्या है, चेतना। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 15 है कि जप माला छापे तिलक सरे न एको कामो, प्रस्तुत पंक्ति किस कविता से ली गई है, तो ये भी बिहारी के दोहे से ही ली गई है। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब चैप्टर नंबर 7 देखिए, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इससे ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहला सवाल कि सृजन को लोग समझते थे क्या, चटोर, बहादुर, गलत और नेता। तो सिरशन को लोग चटोर समझते थे और इसको बेकार ही नहीं बल्कि बेगार समझते थे। ठेस कहानी के लेखक कौन है, तो ठेस कहानी, इस कहानी के जो कहानीकार है, लेखक है, फणीश्वर नाथ रेणु हैं। बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठेस कहानी से हमें क्या स्पष्टीकरण होता है, तो हमें स्पष्टीकरण होता है श्रम के प्रति सम्मान की भावना, रिश्तों की गहराई, मनुष्य की पक्षधरता, ये तीनों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है कि मोहर छाप वाली धोती का दाम सिरचन को कौन देने लगा, तो मोहर छाप वाली धोती का दाम शीर्षक को लेखक देने लगे। ए इज़ द करेक्ट आंसर। फटाफट मैं आगे बढ़ूँ, सॉरी लेखक मैं बोल रही हूँ। यहाँ पर मोहर छाप वाली धोती का दाम जो है ना, मानू दीदी लेखक को देने लगी। लेखक को जो है ना, लेखक को मैं बोल रही हूँ, सॉरी, जो शीर्षण रहता है उसको देने लगी। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। मोहर छाप वाली धोती का दाम जो है ना, शीर्षण को मानू दीदी देने लगी थी। ठीक है, उसके बाद से सृजन को पान का बीड़ा किसने दिया, तो वो मानू दीदी ही देती हैं। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद से फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है, क्या कहानी है, तो ठेस, इन्हीं का कहानी है। उसके बाद से ठेस एक क्या है, तो ठेस एक कहानी है ना। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद से खेती बाड़ी के समय गांव के किसान किसकी गिनती नहीं करते थे, तो सिरचन की गिनती नहीं करते थे। उसके बाद से तुम्हारी भाभी नाखूनों से खांड कर तरकारी परोसती है, ये किसने कहा, ये सिरचन नहीं कहा था। उसके बाद से ठेस कहानी में सिरचन क्या था, तो सिरचन जो था वो एक कलाकार था। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन कि आज नेनू मठ रही थी तो तुम्हारी याद आई, ये किसने कहा, तो ये लेखक की माँ कही रहती हैं। डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठेस कहानी में किस दिन चीक की पहली पाती में 7 तारे जगमगा उठे 7 रंग के, तो वो दूसरे दिन। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। गांव के लोग सिरचन को क्या समझते थे, तो गांव के लोग सिरचन को निकम्मा, बेकार ही नहीं बल्कि बेगार समझते थे। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद से पंचानंद चौधरी किस टोली के थे, तो पंचानंद चौधरी जो है ना, वो ब्राह्मण टोली के थे। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ब्राह्मण टोली। फिर अगला सवाल है कि सिरचन को बुलाने से पहले लेखक किससे पूछ रहे थे, तो बुलाने से पहले वो अपनी माँ से पूछ रहे थे। डी हो गया बिल्कुल सही जवाब। उसके बाद से ठेस कहानी का नायक है, मतलब हीरो आप कह सकते हैं, वो है सिरचन। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला सवाल कि दूसरे दिन किसकी पहली पंक्ति में 7 तारे जगमगा उठे, तो चीक की पहली पंक्ति में ना, ऑप्शन नंबर सी। मंजली भाभी सिरचन के सूप में क्या फेंक कर चली गई, तो सिरचन के सूप में वो बूंदिया फेंक कर चली गई। ठेस कहानी में माँ किस काम में लगी हुई थी, तो व्यंजन बनाने में लगी हुई थी। मानो स्टेशन पर सिरचन को किस चीज़ का दाम देती है, तो मोहर छाप वाली धोती का दाम देती है। सिरचन स्टेशन पर मानो दीदी को क्या देता है, तो सिरचन स्टेशन पर मानो दीदी को सभी चीज़ें देता है, शीतल, चीक और जुड़वा कुश। उसके बाद से अगला सवाल कि मोहर छाप वाली धोती कितने रुपए में आता है, तो मोहर छाप वाली धोती जो है ना, ये पहले आता था 8 रुपये में।
और उस वक्त के लिए बहुत बड़ी बात थी। यह कहानी किसकी मन की विशेषताओं का मार्मिक वर्णन करती है? तो ये कहानी कलाकार के मन की विशेषताओं का मार्मिक वर्णन करती है। इस कहानी में किस जगह की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन है? तो मिथिलांचल। सिरशन ने किसको बेपानी कर दिया? तो सिरशन ने पंचानन चौधरी के छोटे लड़के को बेपानी पानी कर दिया। सिरशन को खखोरन के साथ क्या पसंद था? तो खखोरन के साथ चिवड़ा, चिवड़ा और खखोरन। ठेस कहानी के पात्र कौन है? तो ठेस कहानी के पात्र सिरशन है। ये तो आसान सवाल पूछ दिया गया है। सिरशन ने चाची से क्या देने को कहा? तो सिरशन ने चाची से गम का हुआ जर्दा देने को कहा कि चाची जरा गम का हुआ जर्दा देना। ठेस कहानी, ठेस कैसी कहानी है? तो ठेस ये एक आंचलिक कहानी है। मानू कौन थी? तो आपको पता होगा, देखिए यहाँ पर है 4 ऑप्शन। मानू जो थी वो लेखक की बहन थी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद से सिरशन को किस काम के लिए बुलाया जाता है? तो सिरशन को चीक बनाने के लिए बुलाया जाता था, शीतल पाटी वगैरह यही सब बनाता था। ठेस कहानी में कितने पात्र हैं? तो ठेस कहानी में अगर देखा जाए तो टोटल 5 पात्र दिखाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिथिलांचल की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन किस कहानी में है? तो ऑफ कोर्स ठेस कहानी में। फिर भज्जू महाजन की बेटी किस टोले की थी? भज्जू महाजन की बेटी महाजन टोले की थी। उसके बाद से कितने दिन पहले सिरशन को काम पर बुलाकर तैनात करवा दिया गया था? तो लगभग 1 सप्ताह पहले ही। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 पर, जो कि चैप्टर नंबर 8 का है कि बच्चे की दुआ किस विधा की रचना है? तो बच्चे की दुआ क्या है? ये एक कविता है ना, बताइए आप लोग। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद से अगला सवाल कि कविता को उर्दू भाषा में क्या कहते हैं? तो नज़्म कहते हैं। ये बहुत बार पूछा हुआ है। अरे अल्लाह, सॉरी यार, अरे मैं पढ़ रही हूँ। मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको किसकी पंक्ति है? ये किसने लिखा है? तो ऑफकोर्स 3 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? मोहम्मद इकबाल। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है। बच्चे की दुआ शीर्षक कविता में दुआ कौन कर रहा है? तो बच्चे ही तो कर रहे हैं, 4 का ए। फिर उसके बाद से बच्चे ईश्वर से क्या मांग रहे हैं? तो बच्चे जो है ना वो ईश्वर से ये सभी चीज़ें मांग रहे हैं कि उनसे उनके वतन की शान बढ़े, उनसे कोई अपराध ना हो, नेक राह पर चले और बुराई से बचे। दर्दमंद और वंचितों की हिफाजत का संकल्प किस कविता में है? तो वही बच्चे की दुआ कविता में ही है। और बच्चों की दुआ शीर्षक कविता में किसे बेहतर बनाने की कामना मुखर हुई है? 1 मिनट, यहाँ पर 6 का, ठीक है। उसके बाद से बच्चे की दुआ शीर्षक कविता में किसे बेहतर बनाने की कामना मुखर हुई है? हाँ जी हाँ, तो इसका ऑप्शन नंबर ए, संसार को बेहतर बनाने का कामना जो है ना मुखर हुई है। आगे बढ़ते हैं, बच्चे की दुआ के कवि कौन है? तो वो मोहम्मद इकबाल ही हैं। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकबाल की कविता है तो बच्चे की दुआ इन्हीं की कविता है। मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह उस राह पे चलाना मुझको, रिक्त स्थान को पूरा करे। नेक जो राह उस राह पे चलाना मुझको, चलाना है ऑप्शन नंबर ए। बच्चे की दुआ कविता में कवि किन चीज़ों की चाह रख रहा है? तो इस कविता में जो कवि है दुनिया के अंधेरे को मिटा सके, हमारे दम से वतन की सुंदरता बढ़े, दर्दमंद और वंचितों का हिफाजत करे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इन सभी चीज़ों की चाह रख रहा है। वो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूलों से होती है चमन की जीनत। यह उपयुक्त पंक्ति में जीनत का क्या अर्थ है? जीनत का मतलब बताइए तो एक बार आप लोग। जीनत का अर्थ होता है शोभा। वो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत यानी कि शोभा बढ़े। बच्चे की दुआ एक क्या है? प्रार्थना गीत, लोकगीत, भक्ति गीत, सामूहिक गीत। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, ये एक प्रार्थना गीत है। नेक का क्या अर्थ होता है? तो नेक का अर्थ होता है अच्छा। फिर अगला सवाल है कि नेक मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको, यह पंक्ति किस कविता की है? अरे ये तो एकदम आसान सवाल है, बच्चे की दुआ। फिर है हिमायत का क्या अर्थ होता है? तो हिमायत का अर्थ होता है भलाई।
फिर बच्चे की दुआ कविता से हमें क्या संदेश मिलता है, तो हमें संदेश मिलता है नेकी के राह पर चलने की। लब का क्या अर्थ होता है, लब का मतलब होता है होठ। चमन का अर्थ क्या होता है, तो चमन का अर्थ होता है फुलवारी, याद रखिएगा। फिर तमन्ना का क्या अर्थ होता है, तो तमन्ना का मतलब होता है अभिलाषा, क्या आपकी तमन्ना है, ख्वाहिश क्या है। फिर चैप्टर नंबर 9 और 10 का चलिए साथ में कर लेते हैं। पद्मा का संबंध किससे है, अशोक का शस्त्र त्याग से सवाल। पद्मा का संबंध है कलिंग के युद्ध से। फिर पद्मा कौन थी, तो कलिंग की राजकुमारी थी वो। ऑप्शन नंबर बी। अशोक का शस्त्र त्याग किस विधा की रचना है, तो ये एक एकांकी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक का शस्त्र त्याग किसकी रचना है, किसने लिखा है, तो ये लिखा है वशिंधर श्रीवास्तव। अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक एकांकी में शीर्षक रहेगा। शीर्षक एकांकी में कुल कितने मुख्य पात्र हैं, मुख्य पात्र वो तो 2 ही हैं, मुख्य पात्र बोला गया है। उसके बाद से एक तो अशोक रहता है, उसके बाद से पद्मा रहती है। पद्मा किसका बदला लेना चाहती है, तो पद्मा जो है ना अपने पिता का बदला लेना चाहती है। अस्त्र हथियार है, क्या है, मैं आपको बताई थी। अस्त्र एक ऐसा हथियार है जो फेंक कर चलाया जाता है, यानी कि फेंक कर चलाने वाले हथियार को अस्त्र कहते हैं। और पद्मा के ललकारने पर अशोक ने क्या किया, ललकारने पर अशोक ने युद्ध करना छोड़ दिया, मतलब कितना भी ललकारती रह गई उसने युद्ध नहीं किया। अशोक डॉट डॉट का सम्राट था, किस चीज़ का, तो मगध का, मगध का वो सम्राट था। कलिंग का युद्ध कितने वर्षों से चल रहा था, तो कलिंग का युद्ध लगभग 4 वर्षों से चल रहा था। फिर अगला सवाल है यहाँ पर कि अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ का मूल उद्देश्य क्या है। फटाफट सोचिए, आप लोग बताइए एकदम रॉकेट की तरह। मैं भी फास्ट ही करती हूँ, ज़्यादा एक्सप्लेन ना करते हुए अब मैं फास्ट ही बताती हूँ। मूल उद्देश्य क्या है, अहिंसा परमो धर्म और शांति का पक्षधर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कलिंग महाराज की कन्या कौन थी, कलिंग महाराज की कन्या थी पद्मा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मैं स्त्री वध नहीं करूंगा, यह पंक्ति किसने कही, अशोक ने ही तो कही थी कि मैं स्त्री पर हाथ नहीं उठा सकता। बौद्ध भिक्षु के सामने अशोक और उसके सभी सैनिक किस रंग के वस्त्र धारण किए थे, तो अशोक और उनके सभी सैनिक जो है ना वो पीले रंग के वस्त्र धारण किए थे। अशोक किसके सामने तलवार नीचे फेंक दिया, तो वो थी पद्मा थी, तो ऑफ कोर्स ऑप्शन नंबर सी। जिस सेना ने अपने पिता देखिए जिस सेना ने आपके पिता, भाई, बेटे और पति की हत्या की है वह आपके सामने खड़ा है, यह किसने कहा, तो ये कह ही रहती है पद्मा कि हाँ जिसने आपके पिता, भाई, बेटे और पति की हत्या की है वो आपके सामने खड़ा है। लोहा लेना है इससे। अहिंसा के पक्ष में अपने कथा का मार्मिक विकास करता है क्या, तो अशोक का शस्त्र त्याग। अशोक कलिंग की राजकुमारी पद्मा पर अस्त्र नहीं चलाता क्योंकि वह एक महिला थी। कलिंग संबंधित है किस चीज से, तो पद्मा से, या फिर पद्मा संबंधित है कलिंग से। सैनिकों को तलवार फेंकने का आदेश किसने दिया, तो अशोक देता है कि फेंक दो अपनी तलवारें। अब 21 नंबर सवाल दिनकर जी की है। बंधु निराला, दिनकर जी के घर के बगल बंधु निराला मैं बोल रही हूँ, ईर्ष्या तू न गई, मेरे मन से ये सवाल है कि दिनकर जी के घर के बगल में एक डॉट डॉट क्या रहते थे, तो वकील साहब रहते थे। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने कभी भलाई की है। यह पंक्ति किसकी है, तो यह पंक्ति ईश्वर चंद्र विद्यासागर की है। ईर्ष्या की बेटी का क्या नाम है, तो ईर्ष्या की बेटी का नाम है निंदा। जिसको ईर्ष्या होगा वो सबसे पहले निंदा करेगा। चिंता डॉट डॉट समान होती है, चिंता जो है ना वो चिता के समान होती है। ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। फिर है कि रामधारी से दिनकर का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था, तो बिहार में ही हुआ था। अगला सवाल कि ईर्ष्या का काम क्या है, ईर्ष्या का काम है जलाना, खूब जलाती है, खूब। जिसके अंदर ईर्ष्या आ गई उससे, जिसके प्रति आपके अंदर ईर्ष्या आ गई ना उससे आप खूब जलेंगे, जलकर राख
आप कह सकते हैं। ईर्ष्या का संबंध होता है किससे? तो अपने प्रतिद्वंदियों से। इम्पोर्टेंट सवाल है ये भी। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से पाठ की विधा है, ये क्या है? तो ये है एक निबंध जो कि ईर्ष्या के ऊपर लिखा गया है। रामधारी सिंह दिनकर का निबंध है क्या? तो ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, यही होगा। फिर ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से पाठ के लेखक कौन है? ऑफकोर्स रामधारी सिंह दिनकर ही होगा। मूल रूप से रामधारी सिंह दिनकर हैं क्या? तो वो एक कवि हैं मूल रूप से। ईर्ष्या का संबंध होता है किससे? तो ईर्ष्या का संबंध होता है प्रतिद्वंदता से। किसे लेखक ने अनोखा वरदान कहा है? तो लेखक ने अनोखा वरदान ईर्ष्या को कहा है। ईर्ष्या क्या है? एक अनोखा वरदान है जो हर किसी के अंदर पाया जाता है। यार यह तो बाजार की मक्खियाँ है जो अकारण हमारे चारों ओर भिनभिनाया करती हैं। किस पंक्ति की है? तो ये ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से ही है, इसी चैप्टर में दिया गया है। लेकिन ये किसकी पंक्ति है, किसने लिखा है? तो वो नीत्शे का कहना था। ऑप्शन नंबर सी। फिर ईर्ष्या कौन करता है? तो ईर्ष्या वह इंसान करता है जो दूसरों का सुख नहीं देख सकता, जो दूसरों को हानि पहुंचाता है, सुख संतोष को अधूरा मानता है। तो ऑप्शन नंबर डी, ये सभी इज द करेक्ट ऑप्शन। आदमी में जो गुण महान समझे जाते हैं उन्हीं के चलते लोग उससे जलते हैं, कथन किसका है? तो ये कथन है नीत्शे का। फिर अगला सवाल यहाँ पर कि रामधारी सिंह दिनकर के किस निबंध में जीवन के रोजमर्रा के व्यवहारों पर टिप्पणी किया गया है? तो वो है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। तनाव को कम करने में व्यक्ति की अपनी डॉट डॉट खास योगदान देती है क्या? तो उसकी अपनी अंतरात्मा खास योगदान देती है। वकील साहब के घर के बगल में कौन रहता था? तो वकील साहब के घर के बगल में बीमा एजेंट थे। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, वही रहते थे। प्रतिद्वंदी का क्या अर्थ होता है? तो प्रतिद्वंद्वी का मतलब होता है मुकाबला करने वाला। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। चैप्टर नंबर 9, 10 तक तो हो गया, क्या बढ़ा जाए आगे? चैप्टर नंबर 11 और 12 का एक साथ हम लोग कर लेते हैं। देखिए सवाल है कि कबीर के पद शीर्षक पाठ किस विधा की रचना है? तो ये है पद। पद ही तो है, कबीर के पद नाम ही में दिया गया है। कबीर के अनुसार व्यक्ति किस कारण सत्य की पहचान नहीं कर पाता? तो सत्य की पहचान अपनी अज्ञानता से और मानसिक दुर्बलता से नहीं कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। कबीर किस काल के कवि हैं? तो कबीर जो है ना वो भक्ति काल के कवि हैं। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में प्रस्तुत पंक्ति ली गई है कहाँ? तो कबीर के पद से। अगला सवाल कि कबीरदास किस धारा के कवि हैं? तो कबीरदास वो निर्गुण धारा के कवि हैं। अगला सवाल कि कबीर के अनुसार सच्ची भक्ति क्या है? तो मानव सेवा कबीर के अनुसार सच्ची भक्ति है। मैं कहता हूँ आखन देखी तू कहता कागद की लेखी, यह पंक्ति किससे ली गई है? तो कबीर के पद से ही ली गई है। मोको का अर्थ क्या होता है? मोको का मतलब होता है मुझको। फिर कबीर कैसे संत थे? तो कबीर जो थे वो निर्गुणवादी संत थे। मुकुल शब्द किसके लिए प्रयोग, मोको मुकुल हो गया है, मोको रहेगा। मोको शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो मोको मतलब ईश्वर के लिए। मोको कहाँ ढूंढ मंडे, यानी कि ईश्वर को तुम कहाँ ढूंढ रहा है? ईश्वर तो तेरे पास में है, तेरे अंदर है, तेरे हृदय में है, तेरे दिल में है, तेरे दिमाग में है। कागज का अर्थ है, तो कागज का मतलब होता है कागज। ये सवाल पूछा गया इतना, और इतना सवाल भी पूछा जा, इतना आसान सवाल भी पूछा जाता है। 12 नंबर सवाल है कि किन कविताओं में सच से सीधे साक्षात्कार अर्थात आंखिन देखी की प्रस्तावना है? तो वो है कबीर के पद में ही। फिर 13 नंबर सवाल है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस राज्य में है? तो ये है बिहार राज्य में। उसके बाद से विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो स्थापना करने वाले थे धर्मपाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि विक्रमशिला में अध्यापन का माध्यम डॉट डॉट भाषा, यानी कि किस भाषा में विक्रमशिला में पढ़ाया जाता था? तो संस्कृत भाषा में पढ़ाया जाता था। अगला सवाल है कि तंत्र विधा संबंधित है किससे? तो भूतों से, प्रेतों से, तंत्र मंत्र से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। विक्रमशिला में नवागत विद्यार्थियों को कुछ समय के लिए किस वर्ग में रहना पड़ता था? यानी कि जो नए विद्यार्थी आते थे उनको कुछ समय के लिए भिक्षुओं के पास रहना होता, भिक्षु। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का सर्वनाश किसने किया? तो देखते हैं
यहाँ पर 4 ऑप्शन है और तुर्की आक्रमणकारियों और लुटेरों ने, कह सकते हैं तुर्की आक्रमणकारी लुटेरों ने विक्रमशिला का विनाश कर दिया। विक्रमशिला का अतीत और वर्तमान कौन सुना रहा है, तो विक्रमशिला खुद सुना रहा है, स्वयं विक्रमशिला। फिर 20 नंबर सवाल की लामा संप्रदाय की शुरुआत किसने की, तो अतीश दीपंकर ने किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रथम आचार्य कुलपति कौन थे, ये मैं आप लोगों को चैप्टर पढ़ाई थी तो बताई थी, वो थे हरिभद्र। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉट डॉट विधा के क्षेत्र में आर्यभट्ट विश्व प्रसिद्ध थे, किस विधा के क्षेत्र में, तो वो खगोल विधा, जियोग्राफी में आप कह सकते हैं, साइंटिस्ट कहे जाते थे ना। विक्रमशिला पाठ की विधा है, किस पाठ की विधा है, तो ये एक निबंध है, विक्रमशिला के ऊपर लिखा गया है। विक्रमशिला में कितने महाविद्यालय थे, तो विक्रमशिला में 6 महाविद्यालय थे। फिर अगला सवाल कि विक्रमशिला की स्थापना कब हुई, तो विक्रमशिला की स्थापना हुई थी 8वीं सदी में धर्मपाल के द्वारा। विक्रमशिला कहाँ अवस्थित है, तो ये अवस्थित है अंतीचक में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विक्रमशिला में कितने अध्यापक रहते थे, तो टोटल 1000 अध्यापक रहते थे और 10,000 स्टूडेंट पढ़ाई करते थे एक साथ, इतना बड़ा वो विश्वविद्यालय था। विक्रमशिला में पुरातात्विक खनन के दौरान भूमि स्पर्श मुद्रा में किसकी प्रतिमा प्राप्त हुई है, तो वो भगवान बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुई है। विक्रमशिला का आविर्भाव किस राजवंश के काल में हुआ था, तो पालवंश। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का सर्वनाश कब हुआ, तो सर्वनाश हुआ था 13वीं सदी में ही, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। पुरातात्विक खनन में कितने फीट की भूमि स्पर्श मुद्रा में भगवान बुद्ध की मूर्ति प्राप्त हुई है, तो लगभग 4.5 फीट की, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर 32 नंबर सवाल है कि 10वीं 11वीं सदी तक पूर्वी एशिया का एक उत्कृष्ट शिक्षा का केंद्र बन चुका था क्या, तो वो था विक्रमशिला विश्वविद्यालय। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विक्रमशिला में कितने विद्यार्थी थे, तो टोटल 10,000 विद्यार्थी एक साथ पढ़ाई करते थे, 1000 शिक्षक यानी कि टीचर थे। विक्रमशिला के पतन का वर्णन है किसमें, तो वो है धर्म स्वामी नामक ग्रंथ, 34 का, हाँ बी धर्म स्वामी में। हालांकि अष्टसहस्रिका प्रज्ञा परमिता नहीं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पतन का वर्णन सिर्फ आप इसी में देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सी अष्ट विक्रमशिला का जो है ना वर्णन अष्टसहस्रिका में भी है, धर्मस्वामी में भी है, लेकिन अगर देखेंगे पतन का वर्णन सिर्फ धर्मस्वामी में। अगर विक्रमशिला के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो अष्टसहस्रिका प्रज्ञा पारमिता ये पढ़ेंगे, इसमें भी आपको पता चलेगा। तो इसका अगर आपने सी लगाया है तो चलिए ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि दोनों में इसका वर्णन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विक्रमशिला से कितना फीट ऊंचा इमारत के रूप में प्रधान चैत्य प्राप्त हुआ है, तो वो 50 फीट ऊंचा। अब यहाँ तक तो 11-12 कंप्लीट। अब स्टार्ट होगा चैप्टर नंबर 13 से लेकर पूरा 23 तक, पूरा चैप्टर हम लोग कवर करेंगे एक एक करके। ठीक है, 13 से लेकर पूरा 23 कंप्लीट हो जाने वाला है। सो आर यू रेडी, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, सबसे पहला सवाल है कि सत्य का प्रयोग किसकी कृति है, किसका लिखा हुआ है, तो ये महात्मा गांधी का लिखा हुआ है सत्य के प्रयोग। फिर संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किससे मिली थी उनको महात्मा गांधी से, खास तौर से आप कह सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 जनवरी 1997 को संजू ने डायरी में किसके बारे में बताया है, तो वो जापानी लड़की तोतो जान के बारे में बताई रहती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की संजू किस कक्षा में पढ़ती है, तो संजू पढ़ती है 8वीं कक्षा में। फिर दीदी की डायरी पाठ की विधा है, ये क्या है, तो दीदी की डायरी नाम ही में ये क्या है, एक डायरी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि रोज नामचा का क्या अर्थ होता है, तो रोज किए जाने वाले क्रियाकलाप क्या कहलाते हैं, रोज नामचा कहलाते हैं। फिर किताब पढ़ने का शौक है किसको, तो संजू को, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल कि बिटिया आज स्कूल न जाओ सामने की चीज़ है, किसने कहा, तो ये कही रहती है दादी माँ ने, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। संजू पिकनिक मनाने गई थी, तो 3 जनवरी 1997 को वो पिकनिक मनाने गई थी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। संजू ने डायरी लिखने की बात किससे बताई, तो डायरी लिखने की बात वो अपनी दादी से बताती हैं,
फिर राय लेती हैं सबसे। संजू को किस सहेली की शादी बचपन में ही कर दी गई थी? संजू के किस सहेली की शादी बचपन में ही कर दी गई थी? 4 ऑप्शन है, दीपा, शिखा, अंकिता और नीलू। तो वो थी नीलू। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। संजू डॉट डॉट वर्ष की थी। कितने साल की थी वो? तो वो लगभग 8 साल की थी, 8वीं क्लास में पढ़ती थी। फिर अगला सवाल है यहाँ पर, संजू कैसी लड़की है? संजू एक हंसमुख लड़की है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। फिर संजू को क्या पढ़ने का शौक था? तो कहानी, कविता, कॉमिक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है सभी। सभी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। फिर अगला सवाल कि संजू को उपहार में क्या मिलता था? तो ज़्यादातर उसको जो है ना मिलते थे किताबें। ऑप्शन नंबर बी। फिर तोतो जान किसकी कहानी है? तो तोतो जान ये जापानी लड़की की कहानी है। फिर अगला सवाल है कि स्कूल में संजू किस चीज़ की तलाश में रहती है? तो वो चटपटी पुस्तक की तलाश में रहती है। निर्झर के पास खड़ा पीपल सुनता रहता कल कल छल छल, यह पंक्ति किसके द्वारा रचित है? तो ये रचित है गोपाल सिंह नेपाली के द्वारा। गोपाल सिंह नेपाली की कविता कौन सी है? तो हाँ जी हाँ, ऑफकोर्स ऑप्शन नंबर ए पीपल हो जाएगा। फिर पीपल पाठ की विधा है, ये क्या है? पीपल एक कविता है ना। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। कवि के अनुसार पीपल के पत्ते का आकार क्या है? तो गोल गोल, पीपल के पत्ते गोल गोल। पीपल कविता में किस भाव की व्यंजना हुई है? तो वो जंगल के प्राकृतिक सौंदर्य की व्यंजना हुई है। पीपल हिंदी साहित्य के किस काल की कविता है? तो ये जो है ना छायावाद काल की। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सी पक्षी रात को रो रो कर बताती है? तो वो रहती है चकोर, रात को रो रो कर बताती है। बुलबुल किस ऋतु में गाती है? तो वर्षा ऋतु में। फिर अगला सवाल कि जंगल की शोभा कौन बढ़ाते हैं? तो जंगल की शोभा बढ़ाते हैं उपयुक्त सभी, यानी कि चिड़ियों का कलरव, मोर का नाचना, हंस की कीड़ा। फिर अगला सवाल कि पीपल का पेड़ मानव सभ्यता के लिए है, क्या है? तो अति उपयोगी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। भारतीय संस्कृति में पीपल वृक्ष का स्थान कैसा है? तो पीपल वृक्ष का स्थान है पूजनीय, ए। फिर छायावादी कविता की उल्लेखनीय विशेषता है, क्या है? तो वो है प्राकृतिक चित्रण। फिर अगला सवाल कि पीपल कविता के रचयिता कौन है, लिखने वाले? तो गोपाल सिंह नेपाली ही हैं। अब यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि बेलूर मठ कहाँ है? आप लोग जानते हैं बेलूर मठ जो है ना ये कोलकाता में है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। फिर निराला जी का चरित्र कैसा है? निराला जी का चरित्र, उनका जो चरित्र है क्या है? दीनबंधु की तरह है। दीनबंधु निराला नाम ही में है। दीनबंधु निराला पाठ की विधा है, ये क्या है? तो ये एक निबंध है जो कि दीनबंधु निराला जी के ऊपर लिखा गया है। दीनबंधु निराला पाठ के लेखक हैं, कौन है लेखक? तो वो है शिवपूजन सहाय। फिर अगला सवाल है कि विवेकानंद सोसाइटी की विराट आयोजन के कार्यक्रम में निराला जी किस काम की जिम्मेदारी निभाते हैं? तो वो दरिद्र नारायण के भोजन का। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। फिर अगला सवाल कि बंगाली समाज के लोग निराला जी से किसकी रचना सुनना पसंद करते हैं? तो रविंद्रनाथ की। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, 6 का बी। फिर जो रहीम दिन ही लखै दिन बंधु सम होए किसके बारे में कहा गया है? तो ये निराला जी के बारे में ही कहा गया है। निराला जी को दीनबंधु क्यों कहा गया? तो उनको दीनबंधु दीन दुखियों की सेवा करने की वजह से कहा गया था। दीनबंधु किसके नाम के साथ जुड़ा है? तो निराला जी के साथ जुड़ा है दीनबंधु निराला। कंचन और यामिनी कभी डॉट डॉट के भीतर झांकने न पाई, किसके भीतर? तो निराला जी। ऑप्शन नंबर ए में दिख ही रहा है, यही हो जाएगा, बाकी 3 ऑप्शन को देखने की ज़रूरत ही नहीं है। निराला जी सच्चे अर्थों में किसके मित्र थे? तो वो दीन दुखियों के मित्र थे, बहुत सेवा करते थे। दीनबंधु निराला बंगीय समाज में किस तरह घुल मिल जाते थे? तो दूध और मिश्री की तरह घुल मिल जाते थे। फिर अगला सवाल कि मुक्ता काशी होटल छोड़कर खेमा कहाँ गया? तो वो खेमा गया रहता है मुक्ता काशी होटल छोड़ के एक शिक्षक के साथ। ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि खेमा शीर्षक कहानी के केंद्र में है, क्या है?
तो बाल मजदूरी दिखाई गई है कहानी के केंद्र में यानी कि बीच में। खेमा शीर्षक कहानी किस प्रथा पर करारा प्रहार करती है? तो ये जो कहानी है ये बाल मजदूरी पर करारा प्रहार करती है। खेमा कहाँ काम करता था? तो वो कसारा के होटल में काम करता था। मुक्ताकाशी होटल का मालिक कौन था? तो वही था कसारा, ऑप्शन नंबर ए। फिर होटल का मालिक कैसा था? तो होटल का मालिक भाई बहुत ही निर्दयी था। किधर गया? उपरोक्त सभी निर्दयी, कठोर, क्रूर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी हो जाएगा। फिर अगला सवाल है कि बाल मजदूरी की समस्या का वर्णन है किस चीज़ में? तो खेमा नाम की इस कहानी में, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 20 नंबर सवाल है कि खेमा मात्र ... वर्ष का बाल श्रमिक है। कितने साल का? तो लगभग 8-9 साल का एक बाल श्रमिक है। फिर अगला सवाल है यहाँ पर, खेमा पर किसे दया आई? तो खेमा पर एक शिक्षक को दया आ गई। ठीक है। फिर खेमा पाठ की कौन सी विधा है? खेमा क्या है? तो ये एक कहानी है ना, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। कसारा ने खेमा को किस लिए फटकारा? तो कसारा ने खेमा को चप्पल मांगने पर फटकारा था। खेमा के पिता की आर्थिक स्थिति कैसी थी? तो खेमा के पिता की आर्थिक स्थिति बहुत अत्यंत दयनीय थी, तभी तो उसने अपने बेटे को बेच दिया था कसारा के होटल में। खेमा होटल में क्या करता था? तो खेमा होटल में ग्राहक को चाय भी देता था, कप भी धोता था, टेबल भी साफ करता था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आगे बढ़ते हैं। खुशबूदार अगरबत्तियां कौन बनाते हैं? तो खुशबूदार अगरबत्तियां समाज के वंचित, गरीब और निसहाय लोग बनाते हैं। अगला सवाल है कि सफलता की जननी कौन है? सफलता की जननी तो श्रम है। श्रम अगर आप नहीं करते हैं तो सफलता जन्म ही नहीं ले सकती है। खुशबू रचते हैं हाथ क्या बनाते हैं? तो खुशबू रचते हैं हाथ ये खुशबूदार अगरबत्तियां बनाते हैं। ठीक है। हर काम की सफलता का राज क्या है? तो हर काम की सफलता का राज है कि आप भाई श्रम करो, मेहनत करो, सही डायरेक्शन में करो, सफलता ज़रूर मिलेगी। खुशबू रचते हाथ पाठ की विदाई ये क्या है? एक तो ये एक कविता है। फिर अगला सवाल कि खुशबू रचते हाथ के कवि कौन है? तो लिखने वाले हैं अरुण कमल। कमल और खुशबू रचते हाथ, कमल में फूल, इस तरह से आप याद रखने का ट्रिक भी बताई थी। अगरबत्ती बनाने वाले लोगों पर लिखी गई कविता है, कौन सी कविता? तो वही खुशबू रचते हैं हाथ। फिर अगला सवाल है यहाँ पर कि उभरी नसों वाले हाथ का क्या अर्थ है? तो उभरी नसों वाले हाथ का अर्थ है बूढ़े लोग। फिर अगला सवाल कि खुशबू रचते हाथ शीर्षक पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है श्रम की महत्ता को प्रतिपादित करना। क्वेश्चन नंबर 10 की पीपल के पत्ते से नए नए हाथ का क्या अर्थ है? यानी कि नन्हे बच्चों के कोमल हाथ। खुशबू रचने वाले हाथ किस परिस्थिति में रहने को विवश हैं? तो वो दयनीय परिस्थिति में रहने को विवश हैं। बिहार की बेटी को असाधारण विशेषताओं का उद्घाटन किया गया है किसमें? तो हौसले की उड़ान इस चैप्टर में। फिर अगला सवाल है कि जेनम खानम किस जिले की हैं? जेनम खानम वो रहती हैं शिवहर जिले की, ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिहार की बिटिया असाधारण प्रतिभा की धनी होती हैं, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। मोहम्मद अब्दुल रहमान खान की पोती कौन है? तो उनकी पोती रहती है जेनब खानम। सोनी किसकी बेटी है? तो सोनी विष्णु शंकर तिवारी की बेटी है। कदम किस जिले की है? कदम नाम की लड़की रहती है वो किस जिले की है? तो आप लोग जानते हैं वो मुंगेर जिले की रहती है। फिर अगला सवाल है कि जेनम खानम लड़कियों को क्या सिखाती हैं? तो लड़कियों को कराटे सिखाती हैं जेनब खानम। फिर हौसले की उड़ान पाठ की विधा है, कौन सी पाठ की विधा है? तो ये एक निबंध है हौसले की उड़ान जो कि लिखी गई है बिहार की बेटियों के ऊपर। गुड़िया किस जिले की रहने वाली हैं? तो गुड़िया रोहतास जिले की रहने वाली थी, ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कदम पढ़ लिख कर क्या बनना चाहती है? कदम पढ़ लिख कर वो डॉक्टर बनना चाहती थी। ठीक है। गुड़िया कहाँ की रहने वाली थी? गुड़िया रहने वाली थी नोखा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अध्ययन विरोधी तत्वों को किसने धूल चटा दिया? तो कदम ने धूल चटा दिया। फिर अगला सवाल कि सोनी किस प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त की थी? तो वो प्राप्त की थी एथलेटिक्स प्रतियोगिता में, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन।
25 नंबर सवाल है कि कितने किलोमीटर पैदल चलकर गुड़िया ने नोखा के उत्प्रेरण केंद्र पहुंचकर अपना नामांकन यानी कि एडमिशन कराया था? तो वो लगभग 13 किलोमीटर दूर। ठीक। अगला सवाल है यहाँ पर कि जननायक कर्पूरी ठाकुर थे, वो क्या थे? तो वे गरीबों का मसीहा थे। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर नेक्स्ट सवाल है कि अगस्त की क्रांति कब हुई थी? अगस्त की क्रांति हुई थी 1942 ईस्वी में, अगस्त 1942। जननायक कर्पूरी ठाकुर जयप्रकाश नारायण के आज़ाद दास्ता के सदस्य कब बने थे? तो 1942 में ही बने थे। फिर सन 1967 में बिहार के मुख्यमंत्री बने कौन? तो बने थे कर्पूरी ठाकुर ही बने थे। फिर अगला सवाल कि कर्पूरी ठाकुर के माता का नाम क्या था? तो वो राम दुलारी देवी था। कर्पूरी ठाकुर पहली बार जेल कब गए थे? तो वो गए थे 23 अक्टूबर 1943। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात डॉट डॉट में प्रथम आम चुनाव हुआ था। कब आम चुनाव हुआ था कब? तो वो हुआ था 1952 में। ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि कर्पूरी ठाकुर की मृत्यु कब हुई? तो इनकी मृत्यु हो गई थी 17 तारीख, अच्छा सही ऑप्शन नहीं दिया गया है, सॉरी, 17 तारीख फरवरी में ही, दूसरा महीना 17 फरवरी था। 17 फरवरी अगर आप लोग देखेंगे तो लिखा होगा 17 फरवरी 1988। 17 फरवरी 1988 को जनरल कर्पूरी ठाकुर की मृत्यु हुई थी। आगे बढ़ते हैं। 1952 में किस पार्टी से कर्पूरी ठाकुर विधानसभा के सदस्य बने थे? तो वो बने थे सोशलिस्ट पार्टी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। कर्पूरी ठाकुर को गीत गाने के साथ साथ क्या चीज़ बजाने का शौक था? तो आप लोगों को पता होगा गीत गाने के साथ साथ उन्हें डफली बजाने का शौक था। अगला सवाल है कि कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, कितनी बार बने थे? तो वो लगभग 2 बार बने थे। कर्पूरी ठाकुर ने आईए की परीक्षा पास की थी, तो 1942 में वो पास किए थे। जननायक कर्पूरी ठाकुर पाठ की विधा है, क्या है ये? एक जीवनी है। फिर कर्पूरी ठाकुर का जन्म कब हुआ था? तो 24 जनवरी 1921 को हुआ था। कर्पूरी ठाकुर के पिताजी का नाम क्या था? तो पिताजी का नाम था गोकुल ठाकुर। ऑप्शन नंबर बी। कर्पूरी ठाकुर का जन्म किस राज्य में हुआ? तो बिहार राज्य में हुआ था। कर्पूरी ठाकुर ने कॉलेज त्याग किया किस सन में? तो 1942 में ही। 1952 ईस्वी के आम चुनाव में डॉट डॉट से कर्पूरी ठाकुर विजयी घोषित हुए। कहाँ से वो विजयी घोषित हुए थे? तो समस्तीपुर के ताजपुर विधानसभा से वो विजयी घोषित हुए थे, जीते थे। लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? आप लोग बताइए। वो झांसी की तो रानी थी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। झांसी की रानी पाठ की विधा है, क्या है ये एक? तो झांसी की रानी जीवन वृत्त कविता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। झांसी की रानी ने लड़ाई लड़ी अंग्रेज़ों से। फिर प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? तो 1857 में ही माना जाता है, 1857 की पहली क्रांति। झांसी की रानी किन की कविता है? तो वो है सुभद्रा कुमारी चौहान। कानपुर के नाना साहब की बहन कौन थी? तो बहन ऑफ कोर्स लक्ष्मीबाई होंगी। ऑप्शन नंबर ए। मृत्यु के समय लक्ष्मीबाई की उम्र थी, कितनी उम्र थी मृत्यु के समय? तो 23 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, काव्य पंक्ति में भारत को बूढ़ा कहा गया है, क्योंकि 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 भारत का जो है ना इतिहास प्राचीन है यानी कि पुराना है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जुबानी थी, काव्य पंक्ति किससे ली गई है? तो झांसी की रानी से ली गई है। लक्ष्मीबाई को किसका अवतार माना गया है? तो लक्ष्मीबाई को दुर्गा का अवतार माना गया है। झांसी पर अधिकार करने के पश्चात लक्ष्मीबाई बढ़ी किधर की ओर बढ़ी? तो वो कालपी की ओर बढ़ी थी। फिर 30 नंबर सवाल की कान्हा कौन थी? तो कान्हा लक्ष्मीबाई की सहेली थी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आगे बढ़ते हैं। चिकित्सा का चक्कर पाठ की विधा है, अब लास्ट ही है स्लाइड आप कह सकते हैं। चिकित्सा का चक्कर पाठ की विधा है, ये क्या है? एक तो हास्य व्यंग है, आपको पढ़कर हंसी आएगी। चिकित्सा का चक्कर के लेखक कौन है, लिखने वाले? तो वो हैं बेढप बनारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन के चिकित्सक का चक्कर पाठ के माध्यम से लेखक ने डॉट डॉट यानी कि खाली जगह है विरोधाभासों के सफलतापूर्वक उभारा है।
तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर है, चिकित्सा पद्धति के विरोधाभासों को सफलतापूर्वक उभारा है इन्होंने। फिर अगला सवाल यहाँ पर के डॉट डॉट यानी कि खाली जगह है, चिकित्सा में अंग्रेजी दवा सुई आदि दिया जाता है, कौन सी चिकित्सा में? तो अंग्रेजी में अंग्रेजी दवाई सुई आदि दिया जाता है। होम्योपैथिक की बात ही अलग है, आयुर्वेद का बात ही अलग है। रसगुल्ले छायावादी कविताओं की भांति क्या थे? डॉट डॉट नहीं थे। किस तरह नहीं थे? तो वो सूक्ष्म नहीं थे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस चिकित्सा में जड़ी बूटी से बनी औषधि दी जाती है? तो ऑफकोर्स आयुर्वेदिक में ही तो औषधि दी जाती है जड़ी बूटी से बनी हुई। लेखक को किस समय भोजन लेने की आदत थी? तो लेखक को भोजन लेने की आदत थी शाम में, ऑप्शन नंबर सी। किसने कहा मुझे आज सिनेमा जाना है? तो लेखक की क्या रहती हैं? तो वो पत्नी रहती हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। लेखक लखनऊ क्यों जाना चाहते थे? तो वो जाना चाहते थे बेहतर चिकित्सा हेतु, ऑप्शन नंबर बी। सुदामा अपने मित्र से मिलने के लिए कहाँ गए थे? तो वो अपने मित्र से मिलने के लिए गए थे द्वारिका। सुदामा का पैर किसने धोया? तो श्री कृष्ण ने धोया था। अगला सवाल कि सुदामा थे, क्या थे वो? तो श्री कृष्ण के बाल सखा, अति दीन और हरि भजन में लीन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सुदामा चरित पाठ की विधा है, ये क्या है? तो ये एक कविता है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सुदामा चरित के रचनाकार कौन है? लिखने वाले कौन है? तो वो है नरोत्तम दास, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सुदामा किससे मिलने द्वारिका गए? तो श्री कृष्ण से मिलने के लिए तो द्वारिका जाते हैं। उसके बाद से किसने सुदामा को श्री कृष्ण के पास जाने के लिए विवश किया? तो उनकी पत्नी रहती हैं, वही विवश करती हैं। सुदामा की आर्थिक स्थिति कैसी थी? तो सुदामा की आर्थिक स्थिति अति दीन थी। अगला सवाल है कि बचपन में श्री कृष्ण सुदामा कहाँ पढ़े थे? तो श्री कृष्ण और सुदामा दोनों जन बचपन में संदीपन मुनि के पास पढ़े रहते हैं। राह कौन भटक गया है? तो राह भटक गया है हिरण का बच्चा, ऑप्शन नंबर डी। फिर है कवि हिरण के बच्चे को क्या आश्वासन देता है? कि तुम्हारी माँ मिल जाएगी, घबराओ मत, तुम्हारी माँ ज़रूर मिलेगी। हमें निराश ना होकर प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं को क्या करना चाहिए? तो हमें उपभोग करना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 कि हिरण के बच्चे के लिए कौन दुखी था? तो हिरण के बच्चे के लिए कवि दुखी था। अगला सवाल कि राह भटके हिरण के बच्चे को कविता के रचयिता कौन है? लिखने वाले तो है डॉक्टर नी वियतनाम। फिर अगला सवाल है कि राह भटके हिरण के बच्चे को पाठ में जीवन का अर्थ है क्या है? तो प्रयास करते रहना, प्रयास करते रहो। राह भटके हिरण के बच्चे को ये कैसी कविता है? तो ये एक अत्यंत मार्मिक कविता है। फिर अगला सवाल है कि वेदना का अर्थ है, वेदना का क्या अर्थ होता है बताइए? वेदना का अर्थ होता है पीड़ा, ऑप्शन नंबर ए। जाड़े की रात में पहाड़ पर कौन रो रहा है? तो हिरण रो रहा है, बेचारा हिरण का बच्चा रहता है। फिर बेढप बनारसी कितने साल के हट्टे कट्टे आदमी थे? तो बेढप बनारसी जी रहते हैं ना, वो 35 साल के हट्टे कट्टे आदमी थे। 6 रसगुल्ले किसके यहाँ से आए थे? तो 6 रसगुल्ले आए थे, देखिए प्रसाद जी के यहाँ से आए थे, सब खा बैठे थे लेखक की नींद कब खुली? तो लेखक की नींद खुली थी रात 3 बजे, रात में 3 बजे। डॉक्टर चूहानाथ कातर जी की फीस कितनी थी? तो वो भाई डॉक्टर चूहानाथ, नाम ही में लग रहे हैं कितने दबंग ये डॉक्टर हैं। तो इनकी जो फीस थी आप कह सकते हैं वो 9 रुपया थी, ऑप्शन नंबर बी। डॉक्टर चूहानाथ कातर जी जिस दवाई की शीशी लेखक को दिए वह कितने आने में मिलती थी? तो वो जो दवाई की शीशी थी वो 18 आने में मिलती थी, ऑप्शन नंबर बी। एक दांत उखड़वाने में कितने आने लगते थे? एक दांत उखड़वाने में 3, और इस तरीके से टोटल का टोटल दांत उखड़वाया जाएगा तो कितना, आप लोग जोड़ लीजिए। डॉक्टर चूहानाथ कातर जी ने FRCS कहाँ से किए थे? तो डॉक्टर चूहानाथ कातर जी है ना, वो लंदन से किए थे FRCS। लेखक बेढप बनारसी की क्या इच्छा होती है? तो लेखक बेढप बनारसी की इच्छा होती है कि मैं भी कभी बीमार पड़ूं, यानी कि बीमार पड़ने की इच्छा होती है। अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है और 4 क्वेश्चन। नरोत्तम दास हैं, क्या है नरोत्तम दास?
तो नरोत्तम दास है कवि। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। फिर अगला सवाल है कि सुदामा चरित किस भाषा में लिखी गई है, तो ये लिखी गई है सुदामा चरित ब्रज भाषा में। ऑप्शन नंबर ब्रज भाषा आप कह सकते हैं, ब्रज भाषा में। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। फिर सुदामा के पैर कैसे धुल गया, तो सुदामा के पैर श्री कृष्ण के आंसुओं से धुल गया। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर, एक और लास्ट सवाल बचा है, बताइए फटाफट बताइए। कविराज पंडित सुखदेव शास्त्री बुलाने पर किस चीज़ से आए थे, तो आए थे पालकी में। ऑप्शन नंबर सी। अब लास्ट सवाल है कि राय कृष्णदास हफ्ते में कितनी बार दाढ़ी बनाते थे, तो वो बनाते थे लगभग 9 बार। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। और फाइनली यहाँ पर क्या हो गया, हिंदी व्याकरण का आप लोग को बाद में कराया जाएगा। देखिए फाइनली आपका यहाँ पर टोटल 10th क्लास के नॉन हिंदी का जितना भी चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 से लेकर 23 तक, टोटल के टोटल चैप्टर का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं। बताइए कैसा महसूस हो रहा है, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है ना, तुरंत लाइक करें, शेयर करें वीडियो को। और जो लोग चैनल पर नए आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहाँ पर 10th क्लास के नॉन हिंदी यानी कि अहिंदी का टोटल 23 चैप्टर यानी कि पूरे किताब का निचोड़ हम लोग निकाल लिए, सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए। कैसा रहा आज का क्लास, अच्छा लगा कि नहीं? अगर अच्छा लगा है तो लाइक करके आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में भी लिखकर बताएं कि आज का ये क्लास कैसा रहा। पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव कवर करने के बाद आपको कैसा फील हो रहा है। उसके बाद से इस क्लास को एक बार दोबारा और आप लोग देख लीजिएगा, 2 बार रिपीट कर लीजिएगा। अब फिर दोबारा जब आप लोग देखिएगा ना, तो फास्ट स्पीड बढ़ाकर एकदम 2x स्पीड पर आप लोग देखिएगा, ताकि फिर से रिवीजन हो जाए और सारा ऑब्जेक्टिव आप लोग के माइंड में घुरा जाए। समझते हैं ना? और हो सके तो अपने एग्ज़ाम के एक दिन पहले भी ये वीडियो देख कर जाइएगा, पूरा कंप्लीट सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब इंतज़ार कीजिए, बहुत जल्द सब्जेक्टिव भी आप लोगों को करा दिया जाएगा। ठीक, तो चलिए आज के इस क्लास को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर वगैरह नहीं किया है तो ऑफकोर्स लाइक शेयर करें। और इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे अब हम लोग डायरेक्ट इसके नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।